हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आईसीएसई, सीबीएसई, सारे ओलंपियाड, एनटीएससी, जी, नीट एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज अवेलेबल, दैट टू फॉर फ्री। मतलब एक दो चैप्टर्स के बाद आपसे कोई पैसे नहीं मांगने वाला। यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी पेड सब्सक्रिप्शन। एंड इजंट दैट अ गुड न्यूज़? अबव ऑल, अब आपको ये सारे वीडियोस ढूंढने के लिए यूट्यूब पे बहुत देर तक मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू, सर्व टू यू ऑन आवर ऐप। मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, या आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अब वहां आप कैसे पहुंचोगे ये मैं बताऊंगी आपको एंड ऑफ दिस वीडियो। Now guys, we are going to start with the question answers of Unit 8. The name of the chapter is Painting the Breeze. We are studying Class 6 Engaging English Literature book. तो स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर्स। ऑलरेडी मैं जो इसका प्रीवियस वीडियो है उसमें इसका एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर दैट यू वॉच इट, ताकि आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है आपको यहाँ पे इस चैप्टर में जो जो हुआ है वो सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और आपको ये बोला है कि एज पर द ऑर्डर, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आपको इस ऑर्डर को अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता रही हूँ। सबसे पहले क्या हुआ? पार्वती एंड लक्ष्मण's फादर ले इल विथ फीवर एंड वाज अनएबल टू मेक पॉट्स। सबसे पहले क्या हुआ? पार्वती और उसके जो लक्ष्मण के जो फादर थे उनकी तबीयत खराब थी, और वो जो है वो एक पॉटर थे, लेकिन वो पॉट्स नहीं बना पा रहे थे। पार्वती डिसाइडेड टू पेंट द पॉट्स एज पेंटेड पॉट्स सोल्ड बेटर। पार्वती ने डिसाइड किया कि वो पॉट्स को पेंट करेगी, क्योंकि जो पेंटेड पॉट्स होते हैं वो जल्दी बिकते हैं और अच्छी दाम पे बिकते हैं। पार्वती यूज्ड ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स व्हिच शी हैड मेड हरसेल्फ। पार्वती सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर और व्हाइट कलर यूज करती थी, क्योंकि वो उसने खुद बनाए थे। Parvati was startled to see the bullock cart of a very wealthy lady stopped in their lane. पार्वती जो थी वो एकदम भौचक्की रह गई थी जब उसने देखा एक बुलक कार्ट जो कि बहुत ही एक वेल्दी रिच लेडी की थी, जो उनकी लेन में आके रुकी। पार्वती's पेंटिंग्स were greatly appreciated by the lady. उस लेडी ने पार्वती के पेंटिंग्स को बहुत अप्रिशिएट किया। Parvati was given a small copper piece with a carving stamped on it. पार्वती को उन लेडी ने एक स्मॉल कॉपर पीस दिया जिसके ऊपर एक मोहर लगी हुई थी। पार्वती एंड लक्ष्मण वर मेड पॉटर्स टू द रॉयल फैमिली बाय द क्वीन। पार्वती और लक्ष्मण को क्वीन महादेवी ने जो है रॉयल फैमिली के पॉटर्स जो है असाइन कर दिया था। नाउ दीज आर दी आंसर्स, जस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड हर सिट अप एंड वॉच वाज द रिच क्लोथ कवरिंग द कार्ट, द ब्राइट कर्टन्स एंड द टू हॉर्समैन राइडिंग बिफोर इट एंड टू बिहाइंड इट। सो पार्वती की नज़र उस पर क्यों पड़ी? क्योंकि वो जो कार्ट था वो बहुत ही महंगे से कपड़े से कवर्ड था, प्लस उस कार्ट के आगे दो घुड़सवार और पीछे दो घुड़सवार थे। पहला क्वेश्चन अब हमें क्या दिया हुआ है? What had made पार्वती look up a little earlier? पार्वती ने ऊपर क्यों देखा? ऐसी क्या चीज देखी उसने जिसकी वजह से उसने ऊपर कार्ट की तरफ बहुत गौर से देखा? The clatter of horses' hooves, the clang of cowbells and the creak of bullock carts' wheels made her look up. तो ये जो हॉर्सेस के हूव्स, मतलब उनके जो पैरों की आवाज़ थी, काउबेल्स की आवाज़ जो थी, और ये जो बुलक कार्ट्स की जो आने की आवाज़ थी, उसकी वजह से उसने ऊपर की तरफ देखा। डिस्क्राइब द 4 हॉर्समैन अकम्पनिंग द कार्ट। अब हमें बताना है यहाँ पे जो वो हॉर्समैन थे वो कैसे थे, कैसे दिख रहे थे, क्या पहना था, पूरा डिस्क्रिप्शन देना है उनका। The horsemen accompanying the cart were a magnificent sight in the sun. जो हॉर्समैन थे जो कार्ट के साथ जा रहे थे वो बहुत ही भव्य लग रहे थे। Their short spears shone brightly in the sun. उनके जो short spears थे, मतलब भाले जो थे, वो धूप में चमक रहे थे। The saddle clothes on the horses were of colorful cotton. और जो घोड़े के ऊपर जो कपड़ा बिछाया गया था सैडल पे, वो बहुत ही कलरफुल कॉटन का था। Across their chests, over the short-sleeved tunics, were the cross straps to carry the quiver of arrows. उनके चेस्ट के ऊपर जो ट्यूनिक पहनी थी उसके चेस्ट के ऊपर उन्होंने स्ट्रैप्स लगाए हुए थे, जिसके ऊपर उन्होंने अपने एरोज लगाए हुए थे। The broad BROAD leather belt
Now this is a T. Okay, the broad leather belt was for the sword and their headbands were tied across their foreheads with smart bows. उन्होंने एक बहुत ही broad leather belt पहना था जिसमें उन्होंने अपनी तलवार फंसाई हुई थी, प्लस उन्होंने एक headband पहना था जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे bows लगाए हुए थे. Okay, so this is how we have described them. अब next question क्या है? What did Lakshman decide to do on seeing the cart? जैसे लक्ष्मण ने ये कार्ड देखा तो उसने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया उसने? On seeing the cart, Lakshman decided to run back to the house and called out Parvati to help him carry some of the pots outside. तो जैसे ही लक्ष्मण ने इस कार्ड को देखा तो उसने सोचा, तुरंत वो भागते हुए घर के अंदर गया, पार्वती को आवाज़ लगाई और उसकी मदद से कुछ पॉट्स लेके वो बाहर आ गया. बेसिकली उसने डिसाइड किया था कि वो अपने कुछ पॉट्स जो हैं इस नोबल लेडी को दिखाएगा. Lakshman held out the pottery towards her as Parvati stood dazzled by what she saw. अब लक्ष्मण जो थी पार्वती तो देखते ही रह गई और वो एकदम रुक गई थी, मतलब सरप्राइज हो गई थी, तो वो कुछ नहीं कर रही थी और लक्ष्मण ने जाके अपना पॉट मतलब नोबल लेडी के सामने रखा था. सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्स्टिकल्स डिड लक्ष्मण फेस बिफोर ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज पॉटरी. सो लक्ष्मण ने कौन से ऑब्स्टिकल्स मतलब किन परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा बिफोर ही शोड हिज पॉटरी टू द नोबल लेडी. क्या हुआ था? वो हॉर्समैन आया था, उसने मना कर दिया था, तो हम वही बताएंगे. द ओनली ऑब्स्टिकल, सिर्फ एक ही ऑब्स्टिकल था. द ओनली ऑब्स्टिकल दैट लक्ष्मण फेस्ड was the horseman who rode towards him and Parvati. उसको एक ही मुसीबत का सामना करना पड़ा था. वो क्या था? वो हॉर्समैन था, वो घुड़सवार था जो उनकी तरफ घुड़सवारी करते हुए आया था. The horseman lowered an angry mustached face. उसने जो है, बच्चे थे तो वो ऑब्वियसली हाइट बड़ी कम थी और वो घोड़े पे सवार थे, तो उन्होंने झुकते हुए बच्चों की तरफ एंग्री फेस बना के देखा. क्या कहा? Glared and called them impertinent fools. उन्होंने घूरते हुए उन दोनों बच्चों को देखा और उन्हें क्या कहा? Rude fools कहा. For the thought that the noble lady would not buy their pots. क्योंकि उसने ये सोचा कि नोबल लेडी इनके पॉट्स क्यों खरीदेगी. So he asked them to move back or else he would let the horse walk all over their pots and smash them to pieces. तो उसने क्या बोला? इसीलिए चलो यहाँ से साइड हट जाओ और अपने पॉट्स हटा लो, वरना मैं जो हूँ अपने हॉर्स से तुम्हारे पॉट्स के ऊपर चला जाऊँगा, तुम्हारे सारे पॉट्स टूट जाएंगे. तो दिस वॉज द ओनली ऑब्स्टिकल, यही एक परेशानी आई थी. डिस्क्राइब व्हाट पार्वती सॉ. अब यहाँ पे पार्वती ने क्या देखा था? कार्ड देखा था जिसमें नोबल लेडी बैठी हुई थी और शी वॉज वेयरिंग लाइक ब्यूटिफुल क्लोथ्स एंड लॉट ऑफ ज्वेलरी. तो ये जो बुक में जो भी एक्सप्लेनेशन है हम वही देंगे यहाँ पे. पार्वती सॉ अ नोबल लेडी सिटिंग लीनिंग अगेंस्ट द बोल्स्टर्स इनसाइड द कार्ट. तो पार्वती ने क्या देखा? एक नोबल लेडी थी और वो जो है एक कार्ट में पूरे कुशन्स वगैरह लगे हैं उसके अगेंस्ट में टिक के बैठी हुई हैं. All the clothes were of finest cotton. उनके जितने भी कपड़े थे वो सबसे महंगे, सबसे रिच कॉटन के बने हुए थे. The अंतरिया tied like a धोती was embroidered all over with gold. जो उनका अंतरिया जो उन्होंने पहना था वो पूरा गोल्ड से एम्ब्रॉयडर्ड था. The long scarf of the उत्तरिया draped across her body and swept over her head was gossamer thin in the shade of dull gold and set with precious stones. जो उनकी जो चुन्नी थी एक तरीके से, जो लॉन्ग स्कार्फ था उनके उतरिया का, मतलब उनके जो ब्लाउज को कवर करते हुए जो पूरा उतरिया था वो एकदम डल गोल्ड शेड का था और उसमें पूरे प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे. The karnikas were big and made of gold and the मेखला worn around her waist were made of silver chains. तो उनके इयररिंग्स बहुत बड़े बड़े थे, गोल्ड के बने हुए थे. जो उनके वेस्ट बैंड था वो एकदम सिल्वर चेन्स का बना हुआ था. She wore 2 necklaces, a कांठा, a short string of pearls and a lambanam. तो उन्होंने 2 नेकलेस पहने हुए थे, एक कांठा पहना हुआ था जो पर्ल का एक मतलब चोकर जैसा था और एक लंबनम था जो कि एक लंबा एक नेकलेस था गोल्ड का जो उनकी वेस्ट तक आता था. At her wrists were thick kangans, bangles of gold and the baju worn on the upper arms glittered with jewels. तो उनके हाथों में उन्होंने बहुत मोटे मोटे सोने के कंगन पहने थे और बहुत सारी सोने की चूड़ियाँ पहनी थी और उनके जो आर्म्स पे उन्होंने आर्मलेट्स पहने हुए थे जिनमें बहुत सारे ज्यूल्स लगे हुए थे. Her anklets were intricately designed in gold. और उनकी जो पायल थी वो भी बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन थी गोल्ड की. So now this is what Parvati saw.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पार्वती थिंक दैट द लेडी वुड नॉट लाइक हर पेंटेड पॉट्स? तो पार्वती को ऐसा क्यों लगा कि शायद लेडी को उसके जो पेंटेड पॉट्स हैं वो पसंद नहीं आएंगे? Parvati thought the lady would not like her painted pots because she had painted the pots for fun. क्योंकि उसने तो सिर्फ फन के लिए, मजाक के लिए, मस्ती के लिए उनको पेंट किया था. And the lady in the cart was wealthy to like something as simple as an earthen pot. और उसे लगा ये जो लेडी है तो बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसको मेरे सिंपल मिट्टी के पॉट जिस पे मैंने ऐसी मन से कुछ पेंट किया है क्यों अच्छा लगेगा. ये सोच के उसने सोचा कि शायद इन्हें पसंद नहीं आएगा और वो नहीं दिखाना चाहती थी. नेक्स्ट है, आई थिंक माई हस्बैंड वुड लाइक देम टू. सो क्वेश्चन है, ये लाइन किसने किससे कही एंड उनके हस्बैंड कौन थे? सो द नोबल लेडी सेड दिस लाइन टू पार्वती. सो नोबल लेडी ने ये लाइन पार्वती से कहा था और उनके हस्बैंड कौन थे? हर हस्बैंड वॉज किंग अशोका वर्धन. तो इनके जो हस्बैंड का नाम था किंग अशोका वर्धन. What would the speaker and her husband like? अब जो उन्होंने बोला था मुझे लगता है मेरे हस्बैंड को भी ये पसंद आएगा, तो कौन सी चीज़ के बारे में बात हो रही थी? The speaker and her husband would like the pots on which the sky, the breeze and the song of the koel was drawn by Parvati. अब यहाँ पे जो स्पीकर उसके हस्बैंड को क्या पसंद आएंगे? वो पॉट्स जिस पे पार्वती ने ब्रीज का पिक्चर बनाया है, क्लाउड्स का बनाया है, स्काई का बनाया है, सॉन्ग का बनाया है. What did the speaker give to the listener? Why? अब जो स्पीकर है मतलब जो लेडी थी, नोबल लेडी थी, उन्होंने पार्वती को क्या दिया था? The speaker gave the listener a small copper piece with a carving stamped on it. उन्होंने उसे एक छोटा सा कॉपर पीस दिया जिसपे एक कार्विंग, एक मोहर बनी हुई थी. She could show this at the gate of the palace and would be allowed to go in. तो लेडी ने उससे क्या कहा, तुम इसको जो है गेट पे आके दिखाना तो तुम्हें अंदर आने दिया जाएगा. अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, विच इज थिंक एंड आंसर. Was there anything special about the way in which Parvati saw the world around her and expressed it in her paintings? क्या पार्वती जिस तरीके से अपने आसपास की दुनिया को देखती थी और जो वो पेंट करती थी, क्या उसमें कोई अलग बात थी? क्या उसमें कोई स्पेशलिटी थी? Yes. The speciality was that the paintings created by her. स्पेशलिटी ये थी वो जो पेंटिंग्स उसने क्रिएट की थी वो सब बहुत ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिव थी और मीनिंगफुल थी. मतलब सिर्फ लाइंस वगैरह नहीं थी, वो मीनिंगफुल पेंटिंग्स थी. दिस शोज हाउ ऑब्जर्वेंट एंड क्रिएटिव शी वॉज एंड ऑल्सो सो क्लोज टू नेचर. सो ये बताता है कि वो कितनी ऑब्जर्वेंट थी, वो हर चीज़ को कितने ध्यान से ऑब्जर्व करती थी, कितनी क्रिएटिव थी और वो नेचर से कितनी क्लोज थी. What words would you use to describe the personality of the lady? जो नोबल लेडी थी आप उसकी पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब करोगे? The lady was a compassionate, kind and loving person with a lot of love and care filled in her heart. वो जो लेडी थी वो बहुत compassionate थी, kind थी, बहुत lovely थी, उनके दिल में बहुत सारी ममता, बहुत सारा प्यार था. She appreciated the way with which Parvati described her art and how proud she was for her pots. उन्हें बहुत अच्छा लगा ये देख के कि पार्वती ने जो उसका आर्ट था, भले वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो लेकिन वो उसको लेके कितनी ज़्यादा प्राउड थी. She was happy that she did something good. और वही चीज़ उनको बहुत पसंद आई थी. अब आते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन में. सबसे पहला है हमें बताना है जैसे पीपल हु मेड दिस, मतलब वो लोग जो ये सारी चीज़ों के मेकर्स हैं. सबसे पहले है प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स के प्लान्स कौन बनाता है? आर्किटेक्ट. नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर. द फर्स्ट मशीन ऑफ इट्स काइंड, इन्वेंटर. न्यू डिजाइंस इन क्लोथिंग, फैशन डिजाइनर. वुडन फर्नीचर, कारपेंटर. ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, ब्लैक स्मिथ. मैप्स कौन बनाता है? कार्टोग्राफर. एंड लास्ट इज केक्स और कन्फेक्शनरी कौन बनाता है? बेकर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ वर्ब. अब ये हमें पता है कि एक ही वर्ब के बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं. जैसे उसने बोला शी ड्रू हर ड्रीम्स ऑन द वाटर पॉट्स एंड वाजेस. उसने अपने जो ड्रीम्स थे उनको पेंट किया. इधर पे ड्रू मतलब होता है ड्रॉ करना. द कैरेज वॉज ड्रॉन बाय 2 horses. यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है पुल्ड. तो वर्ड एक ही है ड्रॉ, लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग्स हैं. सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? वर्ब्स दिए हुए हैं और मीनिंग दिए हैं एंड यू हैव टू मैच. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स.
प्लीज ड्रॉ योर चेयर नेक्स्ट टू माइन, मतलब आप खींच के अपनी चेयर को मेरी चेयर के बगल में लेके आ जाओ. पुल क्लोजर. I want to draw your attention to the sentence I just wrote. मैं आपका अटेंशन आकर्षित करना चाहता हूँ, अट्रैक्ट करना चाहता हूँ. The policeman drew out his gun. पुलिसमैन ने अपनी गन निकाली. Took out. Please draw the curtains and switch off the lights. Draw the curtains मतलब होता है curtains को बंद कर देना, close कर देना. He drew a deep breath and paused for answer. He drew a deep breath मतलब inhale करना. And the last one is draw a comparison between the two stories. Draw करना मतलब to make a comparison. तो एक ही verb के कितने सारे meanings हो गए यहाँ पे. अब आते हैं हम collective nouns पे. तो यहाँ पे हमें collection बताना है. हमें collective nouns पता है, like school of fish होता है, class of students होता है. तो इनका क्या हो जाएगा, कभी भी stars का होता है constellation. So constellation of stars, pride of lions, grove या forest of trees, fleet of ships, tuft of grass and a chest of drawers. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. अब है कंडीशनल सेंटेंसेस यूजिंग इफ एंड अनलेस. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जहां आप कंडीशन देते हो कि अगर बारिश हुई तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ही मैं खेलने जाऊंगा. तो यहाँ पे क्या होता है, इफ मतलब होता है अगर, अनलेस का मतलब होता है जब तक. अनलेस मतलब जब तक ये नहीं होगा तब तक तो मैं नहीं करूंगा, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी मैं उससे बात नहीं करूंगा. अनलेस शी सेज सॉरी टू मी आई वोंट टॉक टू हर. तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जब भी आप इफ से सेंटेंस बनाते हो, इफ यू ड्रॉ क्लाउड्स व्हाट्स अराउंड इट बिकम्स द स्काई. Unless they did something, they would have nothing to eat. Always remember, unless के साथ जब भी आप unless यूज करते हो तो जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होता है, वो इसको हमेशा याद रखना. ठीक है, तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में कंडीशंस दी हुई हैं और इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई सेंटेंस इफ से स्टार्टेड है, कोई सेंटेंस अनलेस से स्टार्ट है, और आपको बताया है कि उस सेंटेंस को आपको चेंज करके इफ से लिखना है या अनलेस से लिखना है. ठीक है, जैसे पहला है, unless you start studying now you will not fare well in the test. मतलब unless, अगर, जब तक तुम अभी अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करते तब तक तुम जो है पढ़ाई मतलब अच्छा स्कोर नहीं करोगे. unless मतलब, unless का मतलब ये होता है कि अदर, मतलब अगर तुमने अभी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट नहीं करी तो तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे. तो आप बोलोगे, अब इसको अगर इफ से बोलना है तो आप क्या बोलोगे, इफ यू डोंट स्टार्ट स्टडिंग नाउ यू विल नॉट फेयर वेल इन द टेस्ट. अगर तुम अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. नेक्स्ट है, इफ आई एम नॉट इन्वाइटेड आई विल नॉट गो फॉर द पार्टी. अब यूज करना है अनलेस आई एम इन्वाइटेड, जब तक मुझे इन्वाइट नहीं किया जाएगा आई विल नॉट गो फॉर द पार्टी. तो आप क्या बोलोगे, अनलेस आई एम इन्वाइटेड आई विल नॉट गो फॉर द पार्टी. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, इफ इट इज अ ट्यूसडे, so if it is a Tuesday we will have to cancel our plans. अगर ट्यूसडे हुआ तो भैया प्लान्स कैंसिल करने पड़ेंगे. तो अब इसके लिए आप क्या बोलोगे, unless it is Tuesday, मतलब जब तक ट्यूसडे नहीं होगा we will not have to cancel our plans. So unless it is a Tuesday we will not have to cancel our plans. Always remember one thing, if it is an unless वाला sentence, second part negative ही होगा. Clear. Next is, Unless you bake a cake, I will not come to your house. जब तक तुम केक बेक नहीं करोगे मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे घर. If you bake a cake, अगर तुम केक बेक करोगे I will come to your house. पॉजिटिव हो गया. नेक्स्ट इज, unless it is sunny, जब तक धूप नहीं होगी we cannot play cricket. तो हम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. If it is sunny, we can play cricket. And the last one is, if Medha wants to participate in the Science Olympiad in Japan, she should apply for the passport immediately. अगर मेधा चाहती है कि जापान में जो साइंस ओलंपियाड होने वाला है उसमें वो पार्टिसिपेट करे तो उसको अभी के अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. अब इसलिए आप क्या बोलोगे, unless मेधा applies for the passport immediately, जब तक मेधा अभी के अभी जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करेगी, शी कैन नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी जापान में जो साइंस ओलंपियाड होने वाला है उसमें. तो यहाँ आपको क्या समझ में आया, अनलेस वाले सेंटेंसेस में इट इज अ मस्ट कि सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव होगा. इफ में ऐसा कुछ नहीं है, इफ में पॉजिटिव हो सकता है. क्लियर. And that is it. Here we are done with all the question answers of this
8th chapter also. I hope you understood it well. If you have any doubts, you can always write in the comment section and I'll help you out. Thank you so much for being with me. And as I told you कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे. ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे. What you have to do, just magnetbrains.com को आप टाइप कीजिए. ये होम पेज अपीयर होगा. अब यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करो. जैसे ही क्लास सेलेक्ट करोगे सब्जेक्ट्स अपीयर होंगे. सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, टॉपिक सेलेक्ट करो एंड योर वीडियो इज देयर. दैट इज इट. सो थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज there is a good news with Magnet Brains and this time it is Magnet Brains हिंदी चैनल अब आपके लिए अवेलेबल है. मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को किसी भी तरीके से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू द चैनल, सब्सक्राइब, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय. सो दैट इज इट. थैंक यू सो मच वंस अगेन. इस वीडियो को भी लाइक करना है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.